प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप लोगों के स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आज की जो ये क्लास है वो क्लास 10 वालों के लिए है। किस क्लास का है? क्लास 10 वालों के लिए। बोर्ड और प्री बोर्ड के दोनों को देखते हुए ये सब क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो मेरे रसगुल्लों, जो भी इसमें से क्वेश्चन बनाए गए हैं, सब क्वेश्चन जो है आने ही आने हैं आपके बोर्ड के पेपर में। 100% इसकी आने की गारंटी है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये फिजिक्स का है, जो कि साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको इसमें समझा दूंगा। पहला क्वेश्चन ये फिजिक्स से आपका लिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये रहा कि पहला क्वेश्चन देखिएगा कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के, ठीक, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। क्या लिखना है? चिन्ह परिपाटी लिखना है। क्या लिखना? चिन्ह परिपाटी लिखना। 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? चिन्ह परिपाटी करना है। ये हेडिंग डालना है, आंसर लिख करके ये हेडिंग डालना है आपको। हेडिंग क्या डालना है? इस तरह से आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, जो हेडिंग आपको डालना है, जैसे गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के लिए चिन्ह, ठीक है, परिपाटी निम्नलिखित हैं, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट करके लिखते हुए चलेंगे, जो कि इस तरह से आप देख रहे हैं आप। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि दर्पण पर, ठीक है, क्या है? दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से प्रतीत होती हैं। किधर से? दर्पण पर प्रकाश जो होती हैं वो सदैव कहाँ से निकलती हैं? बाईं ओर से निकलती हैं। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा इसमें से क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है सभी, ठीक है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। कहाँ तक नापी जाती हैं? मुख्य अक्ष के साथ मापी जाती हैं। ठीक है, दर्पण की सभी दूरियां। ठीक है, ये इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा इसमें दर्पण के ध्रुव के, ठीक है, कहा है दर्पण के, क्या कहा है? दर्पण के ध्रुव के दाईं अर्थात, ठीक है, आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ, ठीक है, ले जाती हैं। किसके साथ ले जाती हैं? धनात्मक चिन्ह के साथ ले जाती हैं। अब क्या चीज़ लेके जाती हैं ये हमको बताना। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, इसको समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है इसमें, ठीक है, जो कि हमने कहा भी कि दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अगर आपका इस 4 नंबर का आता है तो आपको इतना लिखना ही लिखना पड़ेगा। अभी मैं आपको फिगर इसमें जो बनाना है वो बता दूंगा और आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, चलिए अपन समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे चौथा पॉइंट कह रहा है दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, ठीक है, अर्थात आपतित किरणों की विपरीत, ध्यान रखना, आप विपरीत कह रहा हो, आपतित किरणों की दिशा में कह रहा है, आपतित किरणों के विपरीत में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। अभी मैं समझाता हूँ विपरीत का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है अभी मैं आपको समझा देता हूँ। कौन सा दिशा ये कह रहा है और कौन सी दिशा ये कह रहा है, अभी मैं आपको दोनों समझा देता हूँ, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हुए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, समझिएगा, पांचवा क्वेश्चन की बात कर रहा है। पांचवा टॉपिक कह रहा है वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयाँ मुख्य अक्ष के रूप की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती हैं।
इसके कहने का मतलब क्या है, अगर वो चतुर्थांश बनाता है, क्या बनाता है, अगर वो चतुर्थांश बनाता है, ठीक है, तो उसमें जो धनात्मक होगा, ठीक है, जो यक्स अक्ष होगा वो धनात्मक होगा और जो वाई अक्ष होगा वो भी धनात्मक होगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर यक्स डैश होगा और वाई डैश होगा तब ये ऋणात्मक में होंगे, जैसे कि नीचे अभी फिगर में दिखाया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा फिगर आपके सामने, ठीक है। कुछ इस प्रकार से फिगर है जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, है ना, ये इस तरह से। अब मैं इस फिगर को जो है आपको दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा भी, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझते हुए भी चलिएगा, है ना। यहाँ पे आप इस फिगर को देख रहे हैं तो मैं इसमें सबसे पहले आपको चतुर्थांश समझा दूँ, है ना। इसी पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे चतुर्थांश आप मैथ में पढ़े होंगे, यहाँ से ये चीज़ और यहाँ से ये चीज़, ठीक है। इसको आप क्या कहते थे, इसको बोलते थे एक्स अक्ष, इसको बोलते थे एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश, है ना। जो यक्स अक्ष वाला होता है ये प्लस पे चलता है और जो यक्स डैश वाला होता है वो माइनस में चलता है, और जो वाई वाला होता है ये भी प्लस में चलता है और जो एक्स डैश में होता है ये माइनस माइनस में चलता है। अभी वही चीज़ कह रहा है कि हम ऊपर की ओर प्लस में मापेंगे और नीचे की ओर माइनस में मापेंगे, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं चतुर्थांश के हिसाब से, है ना। और फिर क्या कह रहा है कि अगर हम यहाँ से प्रतिबिंब को रख करके यहाँ से नापते हैं तो ये माइनस में होगा, किस में होगा, माइनस में होगा। लेकिन अगर वही चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे दोबारा, ठीक है, कि अगर यहाँ से हम रख करके इधर मापेंगे तो ये किस में होगा, प्लस में होगा। वही चीज़ ये समझा रहा है। अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ मापेंगे तब भी प्लस में होगा, अगर यहाँ से नीचे की तरफ मापेंगे तो माइनस होगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को समझ लेते हैं, है ना। चलिए भाई मैं आप लोगों को समझा देता हूँ इसी फिगर पर, है ना। चलिए समझें। अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा, गौरवपूर्वक, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज़ इसमें क्लियर कर दूंगा। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये ध्रुव होता है जिसको आप पी बोलते हैं, ये ध्रुव पी होता है। जहाँ पे मैंने बिंदु लगाया है वो ध्रुव होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब मैं आपको समझा दूं, यहाँ ध्रुव और ये यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ तक की दूरी, मैं इसको एरो से लिख दूं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये इतनी जो होती है दूरियां, इस वाले को कहते क्या हैं, इस वाले को बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। कौन सा एफ, फोकस दूरी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी अभी आपको पता कि इधर से अगर हम चलेंगे इस साइड तो ये माइनस में होगी, किस में होगी, माइनस में। पता नहीं फोकस दूरी क्या होगी, माइनस में होगी। लेकिन ध्यान रहे अगर उत्तल दर्पण होगा तो ये प्लस में मापी जाएगी। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा है, अवतल। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो ये आपका माइनस में होगा। जितनी भी वस्तु चीज़ें रखी गई होंगी इस साइड में, किस साइड में, इस साइड में, ठीक है, यानी कि बाएं साइड में, वो सब किस में होंगी, ठीक है, माइनस में। और जो ऊपर की तरफ होंगी वो प्लस में मापी जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ फिगर में, मैं आपको पहले सब चीज़ें एक बार बता दूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, है ना, तब आके आपको क्लियर होगा। देखिए मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है ए यम 1 लिखा है, यम 2 हो गया, ये यम 1 हो गया, ये ध्रुव पी हो गया। इसको पी से जो होते हैं इसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इतनी क्लियर हो गई। इस वाले को बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, ध्रुव के दाईं ओर की
दिशा धनात्मक होती है। ध्रुव के दाईं ओर की, दायां मतलब किधर होगा, इधर तो होगा दायां, तो इधर क्या होगी, ये धनात्मक मतलब धन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर समझिएगा, ध्रुव के बाईं ओर की दिशा, किधर की, बाईं ओर की दिशा, तो बाईं ओर की दिशा कैसी होगी, ऋणात्मक, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितने होंगे, सब ऋणात्मक होंगे, यानी कि ऋण वाले चिन्ह होंगे। अब समझिएगा, इतने चीज़ आप लोग समझ चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे मैं समझा दूँ आपको, जब इतना आप जान गए तो इसको रीरच कर दूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आपको समझाऊँ, क्योंकि ज़्यादा भी कर दूंगा तो फिर यही होगा कि क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या समझा रहे हैं, तो क्लियर नहीं होगा, है ना। तो मैं आपको हर एक चीज़ इसमें बता भी दूँगा। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ कर दूँ, इस फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाते हुए चलूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बाईं ओर क्या देख रहे हैं, ठीक है, कि बाईं ओर क्या चीज़ें हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज़ को, लिखा है बाईं ओर, क्या लिखा है, बाईं ओर। तो वस्तु बाईं ओर मतलब ये हुआ कि अगर हम नीचे से ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं, अगर यहाँ से चलते हैं यहाँ, तभी हमारा किस में होगा, प्लस में होगा, किस में होगा, प्लस में होगा। अब ध्यान से देखना, अगर हम क्या कर देते हैं, यहीं पे कह रहा है अगर हम वस्तु नीचे से, ठीक है, नीचे की ओर, ठीक है, लंबाई ऋणात्मक होती है। हमने क्या कहा कि अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो लंबाई कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, ये हमने कह दिया। अब उसके बाद प्रतिबिंब की बात किया है, तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है, ये भी आपका ऋणात्मक ही होगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे देखिएगा कि आपतित किरण हो गया, अपवर्तित किरण हो गया, ये भी आपको क्लियर होगा। सिंपल भाषा में आपको समझा दूँ अगर, ठीक है, सीधी भाषा में अगर आपको समझाऊँ तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है, आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। मैं आपको सिंपल ही भाषा में समझा देता हूँ, सीधी भाषा में। आपको इतना पता है कि किधर फोकस होता है, किधर वो होता है, सब कुछ पता है ना। तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ यही तुरंत अभी इसी वक्त सिंपल भाषा में, इस फिगर को लेकर के वैसे ही। देखिए, मैं सबसे पहले बात करूं, अगर ये अवतल दर्पण है, सॉरी, ये अगर कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। अगर ये अवतल दर्पण है, ठीक, ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल, ठीक है। अगर ये अवतल दर्पण है तो मेरी बात को ध्यान से देखिएगा इस चीज में, ठीक। अवतल दर्पण में इस साइड में यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं एफ, यानी कि फोकस दूरी। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद यहाँ से टोटली यहाँ से यहाँ तक मिलाने के बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं यू, ठीक है। अब ध्यान रखना, यू कब बोलेंगे, जब पूरा वस्तु तक आएगा, ठीक है। मान लेते हैं वस्तु रखा गया है तो वस्तु तो क्या होगा, ये यू हो जाएगा। लेकिन यहीं से जो यहाँ पे है, ध्यान देना इस बात को, मैं आपको यहीं पे आर भी बता देता हूँ, आर जिसको त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो होगी इसको बोलेंगे आर भी बोलेंगे, त्रिज्या जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या, क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से लेकर के, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरियाँ होगी पूरी, इसको बोलेंगे यू, यानी कि वस्तु से लेकर के प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, यू कहलाएगी, ठीक है। अब वी की अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी ये तो आर तो मानी जाती है, ठीक है। अब वस्तु और प्रतिबिंब की बीच की दूरी यहाँ से जहाँ पे ये होगी, ये यहाँ से और यहाँ से, ए भी आर हो गया, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। अब इन्हीं के बीच में जो दूरियाँ होती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरियाँ होगी ये फोकस दूरी हो गई।
लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हो गई, मैं आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हो गई, इसको कहते हैं v। क्या कहते हैं? v। आप पढ़े होंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग ये चलता है। चलिए चला करके देखते हैं। आइए हम लोग जो है चलाते हुए देखते हुए चलेंगे और अपना एक चीज़ जो है फाइनल करेंगे। आगे चले हम, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, अब इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। प्लस माइनस कैसे होता है, चतुर्थांश अगर आप पढ़े होंगे तो क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक चतुर्थांश नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा, ठीक है। चतुर्थांश पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मैं आपको नीचे समझाते हुए चलूँगा, है ना। आप देख रहे हैं इस चीज़ को, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्या चीज़ कहा है, इस चीज़ को समझिएगा। कहा है फोकस दूरी, ध्यान देखिएगा, फोकस दूरी कहा है। अब फोकस दूरी में क्या होना चाहिए, अगर वो अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अगर वो अवतल दर्पण है तब ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर वो उत्तल दर्पण तब क्या होगा? धनात्मक होगा। क्या चीज़? फोकस दूरी। क्या चीज़? फोकस दूरी। अब वक्रता त्रिज्या जिसको हम आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको हम आर से प्रेजेंट करते हैं, फोकस दूरी को एफ से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर रखना। अब आपको पता है कि अगर वो वक्रता त्रिज्या है तो आप बताइए, वक्रता त्रिज्या यहीं से लेकर के यहाँ तक तो होती है ना, तो ये क्या होगी? माइनस में होगी ना। अगर ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या क्या होती है? माइनस होती है। कैसी होती है? अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या माइनस होती है, जो कि आपको इस तरह दिखाया गया है। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे उत्तल दर्पण की, तो उसमें धनात्मक होती है, ठीक। उत्तल दर्पण में किधर होगा? इस साइड होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वस्तु की दूरी यानी कि वस्तु की जो दूरियाँ होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, क्या नाम है, दर्पण और वस्तु के बीच की दूरियाँ जो होगी वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी, दोनों, ठीक। दोनों कंडीशन में ही ऋणात्मक होगा, इतनी बातें क्लियर रखना, ठीक है। क्योंकि दोनों कंडीशन में से किस साइड से रखी जाएगी? वस्तु बाएं साइड से रखी जाएगी। उसके बाद क्या है, अगला चीज़ कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा दूँ फिर। यहाँ पे इस चीज़ को कह रहा है वास्तविक, ठीक है, प्रतिबिंब की दिशा की दूरी, ठीक है। दूरी जब होगी वो लागू नहीं होगी। क्या नहीं होगी? लागू नहीं होगी प्रतिबिंब की, ठीक है, वो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, लागू नहीं करती, ठीक है। ये कैसे होती है? इस पर लागू नहीं होता, लेकिन इस पर क्या होती है? ऋणात्मक होती है। कैसे होती है? ऋणात्मक, क्योंकि नीचे की तरफ आती है तो ऋणात्मक होती है, और वो जो है कोई क्लियर नहीं होता है उत्तल अवतल, सॉरी, हाँ, उत्तल दर्पण में। चलिए, अब आभासी प्रतिबिंब जो होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। दोनों कंडीशन में क्या होंगे? धनात्मक होंगे। कौन सा? आभासी अगर होगा तब, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक प्रतिबिंब ये उत्तल दर्पण में लागू नहीं होगा, लेकिन अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा ही बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब की लंबाई कैसी होती है? धनात्मक और धनात्मक होती है। दोनों कंडीशन में धनात्मक होगा, चाहे वो क्या हो? उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, दोनों कंडीशन में कैसे होंगे? ठीक है, धनात्मक होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, जो कि इस प्रकार से दिए गए हैं, है ना। चलिए अब इस चीज़ को देखते हैं, इस क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा वायुमंडल में, ठीक है, प्रवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं? ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। पूछा पहले वायुमंडल में, ठीक है, अपवर्तन
किस प्रकार होता है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वायुमंडल में अपवर्तन, उसके बाद आप लिखेंगे जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ठीक है लिखा है वही चीज़ें आप लिखेंगे क्या, प्रकाश ठीक है, प्रकाश किरणों के ठीक है, प्रकाश किरणों के अपवर्तन की घटना तथा घटित होती है। ठीक है, घटना तब घटित होती है जब प्रकाश विभिन्न यानी कि भिन्न भिन्न प्रकाशीय ठीक है घनत्वों वाले एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं। इसके सिंपल कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश किरणों के अपवर्तन की घटना तभी घटित होती है जब प्रकाश जो होता है भिन्न भिन्न प्रकाशीय घनत्वों वाले एक माध्यम से क्या होते हैं, दूसरे माध्यम में जाते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब इसके प्रकाश के घनत्व क्या होंगे, जब इसमें जाएंगे तब ये घटना घटित होगी। इसके कहने का मतलब सेम सिंपल भाषा में यही है। आगे चलते हैं, अगला चीज़ जो कह रहा है उसको हम समझ लेते हैं। अगला कह रहा है इसमें ठीक है, आगे कह रहा वायुमंडल में सभी स्थानों पर वायु होती है, लेकिन वायुमंडल में संपूर्ण वायु का ताप एक समान नहीं होता। इसके कहने का मतलब क्या है कि वायुमंडल जो होता है ठीक है, वायुमंडल में सभी स्थानों पर वायु समान नहीं होता। कहीं पर जैसे रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान में वायुमंडल कैसी होती है, गर्म होती है, लेकिन उसमें क्या होता है रात में बहुत जल्दी से ठंडा भी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए कहीं पे गर्म है कहीं पे ठंड है। ठीक है, तो इसमें लिखा है और चीज़ है, लिखा है अर्थात वायुमंडल में भिन्न भिन्न प्रकाशिक ठीक है घनत्व वाले वायु स्तर होते हैं। जब प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्व के वायु स्तरों वाले वायुमंडल से गुजरकर या गुजरती हैं तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। समझ में आया? इसके कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश किरणें भिन्न भिन्न प्रकाशिक घनत्वों वाले, मतलब जो प्रकाशिक घनत्व होते हैं, वो जो स्तर होते हैं ठीक है, जब एक दूसरे से होकर गुजरती हैं ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो चीज़ कहा इसमें उस चीज़ को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ कहा है मैं आपको समझाऊं, कह रहा है तो यह घटना क्या कहलाएगी, वायुमंडलीय अपवर्तन ठीक है कहलाती है। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद उसमें कहा कि तारे जो होता है रात में टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते, यही चीज़ है। उसके बाद हेडिंग डाल के आप लिखेंगे, ये हेडिंग में पड़ेगा, ध्यान रखना ये हेडिंग में पड़ेगा आपका रसगुल्लों। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे शेरों आगे आप लिखना क्या स्टार्ट करेंगे, तारे क्यों नहीं, तारे जो होते हैं रात में इसलिए टिमटिमाते हैं उसका रीज़न है। ठीक है, प्रकाश में परावर्तन के जो कारण होता है ये सब जो तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते क्योंकि उनमें परिवर्तन नहीं होता। मैं भी आपको सब क्लियर कर देता हूँ। कह रहा इसका कारण यह है कि तारे अत्यधिक दूर होते हैं। सबसे पहली बात तो तारे क्या होते हैं, सबसे दूर होते हैं, और ठीक है अत्यधिक छोटे प्रतीत होते हैं। क्या प्रतीत होते हैं, छोटे। अर्थात तारे प्रकाश के बिंदु स्रोत माने जाते हैं। तारे जो होते हैं वो प्रकाश के स्रोत माने जाते हैं। मतलब जो क्या नाम है, इसके कहने का मतलब यह है कि तारा जो होता है, तारा किसी से प्रकाश नहीं लेता। ठीक है, जबकि इसमें क्या लिखा है और आगे कह रहा है प्रावर्तनशील वायुमंडल बिंदु आकृतिक तारे से आने वाले प्रकाश में परावर्तन करने की क्षमता रखता है। क्या रखता है, परावर्तन करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण तारे ठीक है टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। मेन मुद्दा क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के कारण तारे जो होते हैं हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इतना सब लिखना केवल है कि इसलिए नंबर पाने के लिए, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका आएगा, तो नंबर पाने के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि इसका कारण यह है कि तारे अत्यधिक दूरी पर स्थित हैं और ये छोटे प्रतीत होते हैं, और तथा तारे जो होते हैं प्रकाश के जो है स्रोत भी माने जाते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील वायुमंडल से होते हैं। ठीक है, इतना आप लिखेंगे।
आगे आगे की कहानी जो बनेगी वो आपकी इस तरह से बनेगी। जब वो कहा है कि ग्रह नहीं टिमटिमाते क्यों, ये भी अब भी तो जानना है। लेकिन ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं। आपको पता है कि ग्रह क्या होते हैं, पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं, इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की, ठीक है, भांति माना जा सकता है। मतलब वो विस्तृत स्रोत होते हैं, ठीक, ग्रह जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं इसलिए, ठीक है। प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में, ठीक है, प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाता है। जब हमारी आँखों की जो है प्रकाश, जो हमारी आँख होती है उसमें जब प्रवेश करता है क्या चीज़, लाइट जब प्रवेश करता है, यानी कि प्रकाश जब प्रवेश करता है तो परिवर्तित का जो परिवर्तन का औसत मान हो जाता है वो शून्य हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या होते हैं, ग्रह टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। यही एक मेन रीज़न है। और आगे हम अपना क्वेश्चन चलते हैं और देखते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार कहा है। तीसरा क्वेश्चन कहा है कि यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि कहा है 2 ओम, कितना ओम, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि, ठीक है, संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 4 ओम पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन है 1 ओम, कितना हो, 4 ओम और 1 ओम। तो सबसे पहले लिखेंगे आप आंसर में, पहला आप कंडीशन क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो जोड़ने पर उनके साथ 2 ओम, कितना जोड़ेंगे, उनके साथ क्या ओम, 2 ओम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ठीक है। पहली बात तो हम क्या करेंगे, 3 ओम और 6 ओम को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। जब हम समांतर क्रम में उसको जोड़ देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके साथ 2 ओम को किस क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो उस पर जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, वो कितना हो रहा है, 4 ओम हो रहा है। कितना ओम हो रहा है, 4 ओम का प्रतिरोध उस पर लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि हमने आपको फिगर में यहाँ पर दिखाया है कि फिगर इस तरह से बनेगा, ठीक है, आप देख रहे हैं इस तरह से फिगर बना है। अब यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे एज वाला जो होगा ए, ठीक है, ए वाला जो आपका होगा, यहाँ पर समझिए, ए से लेकर के यहाँ तक जो होगा वे आपका 2 ओम है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका 3 ओम है, ये आपका 6 ओम है, और ये आपका बी है। अभी अभी हमने जस्ट कहा है कि 3 ओम और 6 ओम को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। जबकि आपको पता होना चाहिए इसका, जब हमने इस तरह से जोड़ा है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ठीक है, हर एक बात को क्लियर करते हुए चलूँगा। देखिए भैया, यहाँ पे यदि हम R1, इसको हम क्या करेंगे, R1 मान लेते हैं। अगर हम इसको R1 कर देते हैं तो इसको R2 करना पड़ेगा, इसको R3 करना पड़ेगा। अब समझिएगा, यदि हम R1 बराबर 2 कर दें, कितना कर दें, 2 कर दें, तो R2 बराबर कितना होगा, 3 ओम होगा। R2 बराबर कितना होगा, 3 ओम। ये सब ओम होंगे भैया, ध्यान रखना, ओम का सिंबल ऐसे बनता है। उसके बाद यहाँ पे R3 कितना होगा, 6 ओम होगा। R3 कितना होगा, 6 ओम होगा। अब इसको जोड़ा गया है, किस क्रम में जोड़ा गया है इसको भी हम जानते हैं। चलिए, हमने इसको समांतर क्रम में जोड़ा, ध्यान देखना यहाँ पे जो चीज़ें दिया गया है। जब हम इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आपको पता समांतर क्रम में कौन जुड़ेगा, R2 और प्लस करके कौन जुड़ेगा, R3 जुड़ेगा। तो इस पर कौन जुड़ेगा, 1/R बराबर 1/R2 प्लस 1/R3
R3 जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 1/r का हमको मान निकालना है, तो 1/r3 का मान कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा, जैसे कि हमने नीचे यहाँ पे लिख दिया है। आप जो देख रहे हैं यहाँ पे इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को आपने देखा है, ठीक है, इस चीज़ को। तो अब हमको बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1/3 है और 1/6 है। जब इसका आप लासा लेंगे तो 6 ही आएगा, तो 3 दूनाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और दो दो आपका यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा, उसके बाद कितना बचेगा 1, तो 2 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 3/6 आएगा। जब इसको आप काटेंगे कितना आएगा आपका 1, ठीक है, 2 आएगा, क्योंकि 3 दूनाई 6 होता है। जब 1/2 आएगा तो 1/r बराबर 1/2 आएगा, तिरछा जब गुणा होगा, ठीक है, जब इसमें तिरछा गुणा होगा तब आपका कितना आएगा इसमें, ठीक है, तो आएगा r बराबर आपका 2। r बराबर कितना आएगा 2, जो कि आपका यहाँ पे आया, r बराबर कितना है 2 आया। ठीक है, तो RP हम ले लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, आप कोई भी अच्छा ले सकते हैं। तो R बराबर कितना आया 2 ओम आ गया, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे आपको पता है कि हमने क्या किया है कि जब इसको हमने क्या कर दिया है 2 मान लिया है, ठीक है, 2 आ गया है, ठीक है। अब हमको ये बताइए, जब आपने 2 मान ही लिया है इसमें, ठीक है, ठीक, यहाँ पे देखिएगा, जब आपने इसको, ठीक है, इतना सॉल्व कर लिया था। चलिए हम इसको जो है थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे कि हमने R2 और R3 को जोड़ लिया था। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 2 ओम प्राप्त होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, अब हम अगर R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो R1 को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या क्या जुड़ेगा, ये टोटली कितना आ गया, ये आपका टोटली आया है 2, कितना आया 2 ओम, और 2 ओम ये भी है। तो श्रेणी क्रम में जब जुड़ेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जुड़ेगा कि नहीं, टोटली जुड़ जाएगा, ये सब मिट जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, मिट जाएंगे। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से कुछ बनेगा, ये ऐसे गया, इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, यानी 2 ओम ये भी होगा, 2 एम ये भी होगा, ठीक है। जब ये जुड़ेगा तो फिर आगे चलेंगे हम लोग, जब देखेंगे आगे की कहानी तो उसको समझिएगा, ठीक है। अब R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए हैं, जब श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो R1 आपका हो गया, ठीक है, RS ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, PM लिए हैं तो S भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो अगर हम R बराबर निकालेंगे क्या जुड़े, दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ठीक है, R1 प्लस RP चाहे लीजिए, चाहे फिर आप वो भी लीजिए। जब दोनों जोड़ेंगे तो 2 + 2 कितना आएगा आपका 4 नहीं आएगा, 4 ही तो आएगा ना, तो 4 ओम आपका आ गया, ठीक है। जब 4 ओम आ गया, अब इसमें जो चीज़ कहा है, ठीक है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, तो श्रेणी क्रम में हमने इसको जोड़ दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो है 4, इसका आंसर जो आएगा वो 4 ही आएगा, ठीक है। तो एक जो पूछा था तो 1 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन जो कहा इसमें, दूसरे कंडीशन पे दूसरा कहा था सभी प्रतिरोधों को समांतर में, ठीक है, संयोजित किया जाए। जब हम सभी प्रतिरोधों को समांतर में कर देंगे तब क्या होगा। समांतर का मतलब होता है कि किसी एक बिंदु से, ठीक है, जो है तीनों को जोड़ दिया जाए। जैसे मैं कहेगा समझिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं ये एक बिंदु है, एक बिंदु है, इससे ये जुड़ा गया है, इससे ये जुड़ा गया है, इससे ये जुड़ा गया है, और वही चीज़ इधर भी किया गया है। यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम इसको समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो ध्यान रखना, समांतर क्रम का सूत्र सीधा सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो 1/r बराबर 1/r1 होता है, प्लस 1/r2 होता है, प्लस 1/r
3 होता है। ठीक है, ये इतना होता है। ठीक है, अब इस सूत्र के अकॉर्डिंग हमको चलना, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इस चीज़ को लिख चुके हैं पहले से ही, ऑलरेडी हमने इसको लिख करके रखा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हम R1 का मान, अगर हम R1 का मान 1/R1 का मान कितना था, 2 था, प्लस 1/R2 का मान कितना था, 3 था, 1/R3 का मान 6 था। तो 3, 6 और 2 का जब लासा लेंगे, ठीक है, तो इसका लासा जो सबसे बड़ा होता है वही आएगा। तो 6 आया है। ठीक है, कितना आया, 6 आया है। अब ध्यान देना, तो 2 तिहाई 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 दुनाई होता है तो आपका हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6, 6/6 आएगा। तो 1 कटेगा, आएगा कितना, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, जब 1 आ रहा है तो आपको पता है ये आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। जब हम उसको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है कितना, 1 आ रहा है आर का मान। लेकिन वहीं अगर हम इसको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो आर का मान आ रहा है कितना, आर का मान आ रहा है आपका 4। कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, आर का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, 4 आ रहा है और 2 आ रहा है। ठीक है, अब इतना क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया मेरे रसगुल्लों, ये फ्लेमिंग के नियम पर थोड़ा आधारित है, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं ना। अब हम समझते हैं, कह रहा क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। कह रहा है दक्षिण हस्त अनुष्ठ नियम में अंगूठे की दिशा क्या, ठीक है, निर्दिष्ट करती है। यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति संचारण लाइन में पूर्व से, ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो आपको पता है कि आपके दाएं हाथ का नियम, जो यहाँ पे कहने का मतलब जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम यहाँ पे लागू होगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग आपकी यही पड़ेगी जो आप देख रहे हैं। हेडिंग आपकी ये रही। ठीक है, दक्षिण हस्त अनुष्ठ, ठीक है, नियम, ये पड़ेगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, दक्षिण दाएं हाथ का नियम। अब इसमें लिखना क्या क्या है ये आपको देखना है कि जब हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ते हैं कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो हमारी अंगुलियों के, ठीक है, मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती हैं। अब आपको फिगर में दिखा दूँ, इसके मतलब ये हुआ कि जब आप पेंच लेते हैं, क्या लेते हैं, स्क्रू, इसको बोलते हैं टेस्टर, समझ लेते हैं, टेस्टर या फिर स्क्रू। जब आप उसको लेते हैं तो इस प्रकार पकड़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्क्रू हो गया, ठीक है, आप इसके ऊपर अंगूठा रखते हैं, उसके बाद इसको नचाते हैं इसी दिशा में, खोलने की दिशा में उसको नचाते हैं या फिर बंद होने की दिशा में आप नचाते हैं। ठीक है, तो अंगूठा ऊपर रख के नचाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, सेम वही कंडीशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। चलिए आइए समझते हैं उस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं, कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो अंगूठा वो धारा आई को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, धारा को, मतलब धारा ऊपर की दिशा में बह रही है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में जब धारा बह रही है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। वही कंडीशन इधर भी हो रही है, चाहे उल्टी दिशा में ना चाहिए, चाहे आप सीधी दिशा में चाहिए, बस ऐसे आप पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग के नियम है, आप इसको बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है,
हाँ, ध्यान रखना फिगर जरूर बना लेना, अगर फिगर नहीं पूछा तब भी आप फिगर बना करके समझा देंगे तो ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग, देखिए भैया, बाएं हाथ का नियम जो है ये सब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा टॉपिक कठिन नहीं है, ये सब क्वेश्चन सब कठिन नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा दिमाग लगाओगे सब कुछ सही है। अब देखिए इसमें कहा है, जब हम अपने, ठीक है, बाएं हाथ को इस प्रकार रखते हैं कि तर्जनी माध्यमा व अनुष्ठे, ठीक है, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं, या फिर इस प्रकार जो है, जो क्या बोलते हैं, स्थापित करें, ठीक है, या फैलाएं, ठीक है, कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। कैसे हो? तीनों एक दूसरे के पास परस्पर लंबवत हो। तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी की अंगुली किसको बताती है? चुंबकीय क्षेत्र। तर्जनी का मतलब कौन? ठीक है, तर्जनी का मतलब कौन सा होता है? अंगूठे के बगल वाला। और माध्यमा चालक, माध्यम मतलब बीच वाली, जो सबसे बड़ी होती है, प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा, ठीक है, चालक पर आरोपित बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये इतना क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आप समझाते भी हैं, है ना। फिगर ये रहा आपके सामने, हम समझ लेते हैं। ये देख रहे हैं आप अंगूठा, अंगूठा को हमने इस प्रकार रखा जो कि 90 अंश का एक कोण बना रहा है। जब ये 90 अंश का कोण बना रहा तो ऊपर की दिशा में जब ये चल रहा है तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, चालक पर बल, क्या कहते हैं? चालक पर बल लग रहा है। लेकिन अगर यही 90 अंश का कोण जो बना रहा है इससे, ठीक है, जो बोलते हैं तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली को यानी कि 20 से प्रेजेंट करते हैं, जो कि चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। और इसके जस्ट ये बीच वाली जो अंगुली दिख रही है आपको, ठीक है, जिसको हम आई से प्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं विद्युत धारा, यानी कि किस दर्शा रहा है? विद्युत धारा को ये दर्शा रहा है। चलिए आगे ले देख लेते हैं। अगला जो कहा था, इसमें कहा था किसी, ठीक है, क्षैतिज शक्ति ठीक है, संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे की किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, मैक्सवेल के किसी बिंदु पर दक्षिणावर्ती पेंच के नियम के अनुसार ज्ञात करेंगे। किसके? मैक्सवेल जो है एक वैज्ञानिक का नाम है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, मैक्सवेल। और इनका जो नियम था जो कि ये इस प्रकार है, इनका नियम, ठीक है। इनके भैया नियम कानून जो बने थे वो कुछ इस प्रकार लगे हैं, जो कि आपके सामने है, ठीक है। दक्षिणावर्ती पेंच के नियम, मैक्सवेल का ये नियम था, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ये लगाया गया था। देखिए समझते हैं, जो कि हमने पहले कहा। जब आप ये मान लेते हैं पेंच आप लेते हैं, क्या लेते हैं? पेंच जब लेते हैं तो पेंच को इस प्रकार घुमाइए आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस तरफ से आप घुमा रहे हैं, तो जिस तरफ से घुमाएंगे, जिस तरफ घूमेगा वो उधर होगा क्या चीज़? चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न करेगा। मतलब इस साइड क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न करेगा, ठीक है। और इसके ऊपर सीधे बात करें नुकीले टाइप में, जो नुकीला टाइप जिधर है, ठीक है, वो क्या होगा? विद्युत धारा होगा, उधर क्या बहेगा? धारा बहेगा, ठीक है। ये चीज़ इसके जो मैक्सवेल के नियम के अनुसार था, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कहें। आगे कहें, इस नियम के अनुसार यदि पेंच कसते समय पेंच कस को दाएं हाथ में पकड़कर, ठीक है, इस प्रकार घुमाया जाए कि, दाएं हाथ में पकड़ना है, ठीक है, पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की नोक धारा की दिशा आगे बढ़े, तो पेंच को घुमाने की दिशा चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अगला चीज़ देखते हुए चलते हैं। तो देखिए भैया, आगे
यहाँ पे अथवा वाला जो क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं। कह रहा दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? ए तथा बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना, दूसरा ज्ञात करना है आपका परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना, धारा आई ज्ञात करना, सॉरी ये धारा आई है। अब उसके बाद क्या है? तीसरा इसमें कहा है ए तथा बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना, चौथा बात ज्ञात करना है क्या? 32 के प्रतिरोध के, ठीक है, सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना। इतना चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो इस वाले जो फिगर को आप तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस फिगर को मैं आपको समझा देता हूँ ना। तो देखिए भैया, यहाँ पे 10 वोल्ट लग रहा है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो V कितना है? 10 वोल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो I बह रहा है, यानी कि धारा जो बह रही है, वो कितना एम्पियर का बह रही है, ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए भैया, सब ओम प्रतिरोध कितने हैं? एक, अगर हम इसको कर लें R1 R2 R3 R4, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। देखिए भैया, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो R1 R2 R3 R4 इस पर निकालने के लिए आपको जो है थोड़ा टाइम भी लगेगा। आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए, मैंने इस तरह से आपको समझा देता हूँ। पहला कंडीशन जो कहा था कि ए बी के बीच 4+2 बराबर 4+2 ओम, ठीक है। 4+2 यानी कितना ओम हो जाएगा? सॉरी मिसप्रिंट हो गया, तो 4 दूई 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 ओम हो रहा है, व 2+1 कितना ओम हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। 2+1 कितना हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा तो टोटली 6, ये हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। तो ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े हैं। अब इनको क्या कर देते हैं? इसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। इन दोनों को किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ देते हैं इन दोनों को। जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इस प्रकार जुड़ेंगे समांतर क्रम में। अब जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, ध्यान देना, ठीक है। समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो समांतर क्रम में जोड़ने के नियम क्या है? 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। यही तो होता है ना। तो इसमें प्लस करके दिया है, देखो हम वही चीज़ आपको समझा भी दे रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, 1/6 दिया है और 1/3 दिया है। जब दोनों को 1/6 प्लस 1/3 का जब लासा निकालेंगे कितना आएगा? ठीक है, 6 ही तो आएगा। तो इसका निकालेंगे 6 का 9 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 दूना 6, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो यानी कि कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर टोटली जो आएगा, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो 2 1 3 कितना आ जाएगा? 3/6 आ जाएगा। जब 3/6 आ जाएगा, यहाँ पे 3/6 आ जाएगा। जब 3/6 आएगा तो 3/6 को जब काटोगे, 3/6 को जब काटोगे कितना आएगा? 1/2 ही तो आएगा। तो यानी कितना आ गया? 1/r बराबर कितना आया? 1/2 आया। 1/r बराबर कितना आया? 1/2 आया, जो कि इस प्रकार है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, है ना। देखिए, अब हम क्या करेंगे? जब यहाँ पे 1/r है बराबर 1/2 है, तिरछा जब गुणा करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा? 2 ही तो आएगा। तो वही चीज़ें लिखा गया है यहाँ पे, r बराबर 2। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। या फिर r बराबर कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 ओम आ गया आपका। अब उसके बाद क्या कहा है? दूसरा कंडीशन कहा था कि दूसरा कंडीशन में कहा था इसमें कि परिपथ में R1 व 32 के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हैं, ठीक है। अब जब इसके प्रतिरोध किस क्रम में लगे हैं? ठीक है, श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो R1 आपका कितना है? 2 हो गया। R1 कितना है आपका? 2 हो गया, ठीक है। अब जब R1 आपका 2 हो गया, ठीक, तो अब हमको बताइएगा, अतः प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, परिपथ में
तुल्य प्रतिरोध जो होगा तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस 3। ठीक है, तो R1 आपका कितना है, R1 आप पहले निकाले हैं 2 + 3 तो कितना हो जाएगा आपका 5 ओम। कितना हो जाएगा 5 ओम। जब आपका 5 ओम इधर आ जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि R बराबर कितना आया, R बराबर आपका 5 ओम आ गया, R बराबर 5 आ गया। तो यहाँ पे V आपको पहले से दिया है, V बराबर कितना दिया 10 वोल्ट दिया है, और V बराबर जब 10 दिया तो I हमको ज्ञात करना है, कहा धारा ज्ञात कीजिए। तो I बराबर आपको पता है कि V/R होता है। ठीक है, तो V आपका विभवांतर है, R आपका प्रतिरोध है, जो कि I बराबर आपका कितना हो जाएगा, V 10 है तो R कितना है 5 है, 5 दूनाई 10 हो जाएगा, यानी कितना आएगा 2 आएगा। तो I बराबर कितना आया 2 एम्पियर आपका आ गया। ठीक है, जब I बराबर 2 एम्पियर आ गया, फिर आगे चलते हैं, यही हमको याद करना था, I का मान आपका आ गया। फिर उसके बाद देखिए इसमें एक चीज़, तीसरा क्वेश्चन क्या कहा था, तीसरा कहा था A व B के मध्य विभवांतर। अब विभवांतर आपको पता है कि V बराबर क्या होता है I। ठीक है, IR भी निकाल सकते हो या फिर आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ दोनों कंडीशन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि I बराबर क्या होता है, V/R होता है। हमको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना, तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका यहाँ कर दीजिए तो V बराबर क्या हो जाएगा, इसका यहाँ कर दीजिए तो R इंटू I हो जाएगा, फिर I इंटू R कर दीजिए। तो V बराबर आपका कितना हो जाएगा, R का मान आपका 2, R का मान 2 दिया था और इंटू I का मान भी 2 दिया था, तो कितना हो जाएगा आपको 2 इंटू 2 यानी कितना आया 4 आया। कितना आया 4 वोल्ट आएगा। कितना आएगा 4 वोल्ट आएगा, जो कि आपका यहाँ पे आंसर आया है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो कहा है तीसरा, सॉरी चौथा क्वेश्चन का कहा 3 ओम के, ठीक है, कहा इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, कहा है इसमें कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर, 3 ओम के प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर। तो आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, अब की बार तीनों को निकालना, तो V बराबर क्या होता है R इंटू I कर दीजिए, तो V बराबर आपका कितना हो जाएगा, R जो है यहाँ पे ध्यान रखना 3 कहा है इसमें, 3 प्रतिरोध पहले में कह दिया तो 3 आपका हो गया, गुणे I का मान आपका पता है कि 2 है, तो 3 दूना 6 होता है, यानी कि 6 वोल्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलेंगे आपके लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।